नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो शुरुआत कर रहे हैं इजराइल हमास युद्ध का। आज 7वां दिन है। क्या कुछ चल रहा है, पूरी खबर दिखाएंगे आप। तो सबसे पहले ताज़ा जानकारी आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में जो युद्ध चल रहा है और इस बीच ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों को लेकर जो पहला विमान तो वो भारत आ चुका है। और ताज़ा अपडेट युद्ध से जुड़ा अगर आपको हम बताएं तो गाजा से युद्ध में 1300 इजरायलियों की अब तक मौत हो चुकी है। 150 इजरायली बंधक हैं इस वक्त। 3000 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, इजराइल की जो संसद है उसमें इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि कठिन दिन आने वाले हैं। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री मान रहे हैं कि आने वाले वक्त और मुश्किल भरा हो सकता है। साथ ही आपको बता दें, इस युद्ध में संदिग्ध 1500 से ज्यादा जो हैं आतंकी हमास के मारे गए हैं और 1500 से ज्यादा अब तक इस युद्ध में जो फिलिस्तीनी है, कई बेगुनाह लोग फिलिस्तीनी वो भी मारे गए हैं। इजरायली वायुसेना ने हमास पर 6000 बम गिराए हैं और इजराइल के हमले अभी भी जारी है। 7000 फिलिस्तीनी इसमें घायल हुए हैं और युद्ध के बीच गाजा से 3,40,000 लोग अब तक विस्थापित हो चुके हैं। तो दोनों ही ओर, चाहे इजराइल हो चाहे गाजा हो, किस तरह से बेगुनाह लोगों पर असर पड़ रहा है इस युद्ध का आप देख पा रहे हैं इन आंकड़ों के जरिए। WHO ने कहा है कि इजराइल और गाजा के इस युद्ध में 11 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हुई है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि बेहद बुरे दौर से इस वक्त गाजा गुजर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं गाजा में किस तरह से पूरा का पूरा सीलबंदी कर दी है इजराइल की तरफ से। वहां पे खाने की दिक्कतें हो रही है और तमाम पानी की दिक्कतें और कई दिक्कतें पेश आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इजराइल ने कहा है कि गाजा बॉर्डर से 11 लाख लोग हटे वहां से। गाजा में खाने पीने, दवा, जरूरी जो सामान है जैसे दवाएं, उनका संकट यहां पैदा हो चुके हैं। और साथ ही गाजा में 50,000 जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो जरूरी मेडिकल सुविधाएं होती है वो तक नहीं मिल पा रही हैं। यरूशलेम में यहाँ पर ताज़ा अपडेट ये भी है कि फायरिंग हुई है, 2 घायल हुए हैं इसमें लोग और जो बंदूकधारी थे उनको ढेर करने का दावा किया गया है। इजराइल का सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है। सीरिया का जवाब भी आया है। एयर डिफेंस रिस्पांस लॉन्च किया गया है और ऑपरेशन अजय के तहत भारत की अगर हम बात करें तो कई भारतीयों को 212 भारतीयों को भारत लेकर आया गया है। तो ये पूरा अपडेट था इजराइल और गाजा के बीच जो हालात बन रहे हैं, जो ताजा अपडेट है आपके सामने। तो संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इजरायली सेना ने उन्हें करीब, यानी संयुक्त राष्ट्र को करीब यहाँ पर 11 लाख गाजा निवासियों को अगले 24 घंटे में दक्षिण की ओर जाने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता हैं स्टीफन, उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी इतने लोगों को दूसरी जगह ले जाना असंभव है। हम जानते हैं कि गाजा का जो इलाका है करीब 40-41 किलोमीटर है लंबाई में और चौड़ाई में करीब 10-12 किलोमीटर है। घनी आबादी वाला इलाका है, 20 से 22 लाख लोग वहां पर रहते हैं। ऐसे में इतनी संख्या में उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इतना आसान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने ये अपील की है कि इजराइल अभी कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे पहले से ही गाजा के जो लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ी हुई हैं, खाने पानी की दिक्कतें हैं, मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल रही है, वो और ना बढ़ जाए। संयुक्त राष्ट्र के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा है कि इजरायली सेना का आदेश संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों और उनके शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लोगों पर भी लागू होता है। माना जा रहा है कि इजराइल गाजा पर बमबारी बढ़ा सकता है, साथ ही जमीनी हमले भी शुरू कर सकता है। हालांकि जमीनी हमले करना इजराइल के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। गाजा में संकरी गलियां हैं और वहां पर स्नाइपर अटैक भी हो सकता है। और जिस तरीके की बमबारी यहां पर इजराइल की तरफ से गाजा पर की गई है, कई इमारतें जो हैं वो नेस्तनाबूद हो गई है, मलबे में तब्दील हो गई हैं। ऐसे में सेना के द्वारा ग्राउंड पर अटैक करना इजराइल के लिए इतना आसान नहीं होगा। गाजा और इजराइल की सीमा पर बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक पहले से ही तैनात है, तो स्थिति आप उसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। उमा शंकर सिंह लगातार हमको वहां से अपडेट दे रहे हैं इजराइल से, और वो तेल अवीव पहुंचे हैं, अलग अलग शहर में वहां का हाल बता रहे हैं। उमा, हम देख रहे हैं ये वॉर किस तरह से फैलता चला जा रहा है और गंभीर स्थिति पैदा हो रही है। जिस तरह की बमबारी अब तक हुई है और
ताज़ा हमला हमने कल देखा कि जो हुआ है 2 लोग घायल हुए हैं। क्या लग रहा है फिलहाल के हालात को देखते हुए आने वाले वक्त में ये आसान नहीं लग रहा कि ये युद्ध इतनी जल्दी शांत होगा? ये देखिए जया, सबसे अहम खबर ये है जिसपे हमें फोकस करना चाहिए वो ये कि जो 24 घंटे की मोहलत दी है इजराइल ने, और यूएन से ये कहा है कि 11 लाख के आसपास जो उत्तरी इलाके में, गाजा पट्टी के जो उत्तरी इलाके में लोग रहते हैं उनको दक्षिणी इलाके में ले जाए, यानी कि भूमध्य सागर की तरफ के इलाके में ले जाए। और यूएन ने इस बात को लेकर कहा है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पहले से विध्वंस का आलम है, जिस तरीके से बमबारी हुई है, 6000 जो बम है अभी तक इजराइल ने गिराए हैं गाजा पट्टी पर, और तकरीबन 3600 जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया है। 1500 से ज्यादा लोगों की वहां पे मौत हुई है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में जो आम सिविलियन हैं वो भी उसमें शामिल हैं। और ऐसे में ये कहना कि 24 घंटे में उत्तरी इलाकों से लोगों को निकालकर दक्षिणी इलाकों में, गाजा के दक्षिणी इलाकों में, देखिए जो इजराइल का जो दक्षिणी इलाका है उससे लगता हुआ गाजा का उत्तरी इलाका होता है, और उत्तरी इलाके से अंदर की तरफ ले जाने की बात, मतलब जब इजराइल जो है दक्षिणी इलाके से जो ऑपरेशन करेगा, शुरुआत करेगा, ग्राउंड एक ऑपरेशन की शुरुआत करेगा, तो उसमें जब वो अंदर घुसेगा तो उत्तरी इलाके में जो लोग हैं उनको उनकी जान को खतरा होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ऑपरेशन होने वाला है। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो इसलिए जो सिविलियंस हैं उनको नुकसान न हो, इसलिए इस तरह की हिदायत दी गई है। लेकिन इस हिदायत को पूरा करना जो है नाकाफी होगा, ये संभव नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद, पहले से वहां पे तकरीबन 3.5 लाख लोग जो है अपने घरों से विस्थापित हैं, और वो यूएन के चलाए जाने वाले स्कूल में शरण लिए हुए हैं, बाकी कई दूसरी बिल्डिंग्स में भी उन्होंने शरण लिया हुआ है। तो ऐसे में इतनी बड़ी तादाद जब वहां पे है, और वहां पे जो विध्वंस हुआ है, वहां पे कोई जो एम्बुलेंस या जो बाकी जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, अस्पताल हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, ईंधन वहां खत्म हो रहा है, बिजली वहां पर नहीं है, खाने पीने की समस्या है। 1 मिनट जया, आपने जो जानकारियां दी हैं उससे ज्यादा अहम जानकारी इस तरह की वहां से निकलकर सामने आ रही है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो ऐसे में जो नागरिकों को नुकसान होगा उसको कैसे रोका जाए। और यही एक मुद्दा है जिसकी वजह से जो दुनिया के कई देशों की जो है बात अभी इजराइल के ऊपर, एक जो दबाव है इजराइल के ऊपर आना शुरू हो गया है। टर्की ने साफ तौर पे कहा है कि जो ह्यूमैनिटेरियन जो मदद है वो नहीं रोकी जानी चाहिए। एक तरफ तो इजराइल ने जो इजिप्ट क्रॉसिंग से जो लोग निकलने की उन्होंने पहले हिदायत दी थी वो भी बंद कर दिया। हालांकि इजिप्ट ने भी कहा कि उनको इस बात का खतरा हो सकता है कि वहां से अगर निकलकर लोग आए तो उसमें उनके हमास के आतंकवादी भी उसमें घुस सकते हैं इजिप्ट में। तो वो जो क्रॉसिंग है उसको बंद कर दिया गया। एक पूरी तरह से नाकेबंदी की स्थिति है, गाजा से लोग निकल नहीं सकते, वहां खाने पीने की चीजें हैं नहीं, और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका बुरा हाल है। तो ऐसे में आम लोगों का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ी चिंता के तौर पर उभर कर सामने आया है। और ये देखने की बात है कि क्या इजराइल अपने कुछ कदम पीछे खींचता है या कोई किसी तरह की रियायत देता है, जिसकी संभावना न के बराबर लगती है। कल अमेरिकी विदेश मंत्री यहां पर थे, आज जो अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं, और अमेरिकी जो जेट फाइटर्स हैं उन्होंने जो पूर्वी भूमध्य सागर का इलाका है वहां पे एक तरह से जो एक फेरी लेना या वहां पे जो जो चौकसी बरतना जो है उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि इस बात का अंदेशा है कि जब ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू होगा इजराइल का तो किसी न किसी तौर पे हो सकता है कि ईरान उसमें ईरान की तरफ से हमला हो, सीरिया की तरफ से हमला हो। कल हमने देखा कि सीरिया के 2 हवाई अड्डों पे जो बम है वो गिराया गया। तो ये युद्ध इस क्षेत्र में ज्यादा न फैले, उस बात को लेकर अमेरिका जैसे देश ने अपनी तैयारी, अपनी रणनीति बना रखी है। लेकिन सबसे बड़ी जो मानवीय संकट है वो गाजा में रहने वाले लोगों की है कि उन तक जरूरी मदद किस तरीके से पहुंचे। जया जी, मानवीय संकट का आपने बेहतरीन तरीके से जिक्र किया, किस तरह से गाजा के हालात हैं। आपसे उमा, क्योंकि आप ग्राउंड पर है, ये भी समझना चाह रहे हैं। 2 छोटे छोटे मेरे सवाल हैं। पहला, क्या कोई ऐसा मुल्क या संगठन जो दोनों के बीच एक मीडिएशन कर सके, ऐसा कोई रास्ता? और दूसरा सवाल यहाँ ये, आपने ग्राउंड पर किस तरह से इजराइल की सेना तैयार है हमला करने के लिए गाजा पर, क्या इजरायली सेना के लिए भी इतना आसान रहने वाला है या मुश्किल वक्त हो सकता है उसके लिए भी? जी देखिए, जो ग्राउंड ऑपरेशन होगा वो काफी मुश्किल होगा। गजा डिवीजन जो है, जो कि इजराइल का गजा डिवीजन जो कि गाजा के उत्तरी इलाके से, यानी कि जो इजराइल का दक्षिणी इलाका है, वो पूरा इलाका जो है उसको मिलिटराइज जोन जो है वो घोषित कर दिया गया है। वहां पे लोगों की आवाजाही की मनाही कर दी गई है, और ये भी कहा गया है कि कोई भी फेंस के आसपास नजर आएगा तो सीधे तौर पर गोली मार दी जाएगी। अगर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल की सेना जो है आगे बढ़ती है तो जो गजा का जो इलाका है, जो जानकार हैं वो बताते हैं कि
वो इस तरीके से नहीं है कि खुला इलाका हो, बहुत तंग गलियां हैं और वहां पे स्ट्रीट फाइट होगा। और जब स्ट्रीट फाइट होगा तो कैजुअलिटी जो है वो दोनों तरफ से होगी। आम सिविलियन उसमें जंग में तो आएंगे ही आएंगे। जो इजराइल की तरफ से भी कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होने की आशंका है और यही वजह है कि एक बहुत ही सोच समझकर एक रणनीति तैयार की जा रही है। अभी तक जितने भी हमले इजराइल ने किए हैं वो हवाई हमले किए हैं। हवाई हमलों में तकरीबन 4000 टन के आसपास जो बम है, इस वजन का बम जो है वो उसने गिराए हैं और बहुत सारी बिल्डिंग जो है वहां पर वो बिल्कुल तहस नहस हो गई है। लेकिन जब ग्राउंड पे उतरकर ऑपरेशन शुरू होगा तो सामने से भी फायर आएगा और जो आयरन डोम, जिस तरह से हम देखते हैं कि रॉकेट आता है उसको आयरन डोम जो है ज्यादातर इंटरसेप्ट कर लेता है और नुकसान जो है वो उस हिसाब से नहीं होता जिस तादाद में रॉकेट यहां पर आता है। लेकिन जब ग्राउंड में उतरकर इजराइल की सेना जाएगी तो सामने से जो हमास के लड़ाके हैं वो भी उनके साथ दो हाथ करेंगे। तो एक बहुत रणनीति के तहत ये योजना बनाई जा रही है और तभी 24 घंटे की मोहलत दी गई है कि वहां से सिविलियंस को निकाले। जहां तक मध्यस्थता की बात है तो अपील तो की जा रही है कई देशों की तरफ से कि शांति स्थापना की बात हो, लेकिन जितना बड़ा ये आतंकवादी हमला हुआ है, 1300 के आसपास इजराइल के नागरिकों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें 122 के आसपास जो इजराइल की सेना के जो अफसर और जवान हैं वो शामिल हैं। तो इसके बाद से इजराइल जो है वो उसने कमर कस ली है और बार बार इस तरह के बयान इजराइल की तरफ से आए हैं कि किसी भी कीमत पर इस बार बदला ऐसा लेंगे कि सदियों तक याद रखा जाएगा और पीढ़ियां याद रखेंगी। तो इस तरह के बयानों के बीच ये समझा जा सकता है कि इजराइल इस बार जो है हमास को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश में है। लेकिन देखना है कि क्या वो फिजिकली गजा को कब्जे में लेता है, जिसकी संभावना नहीं के बराबर लगती, लेकिन ऐसा ऑपरेशन जरूर करेगा जो उसको आगे इस तरह के आतंकवादी हमले का शिकार न होना पड़े। बिल्कुल। और यहाँ पर इस हमले के बीच जो दोनों ओर से बेगुनाह लोग हैं वो ज़रूर मारे जा रहे हैं। ये तस्वीरें उस बात की बानगी हैं जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बेगुनाह लोग कितनी संख्या में दोनों ओर से उन लोगों की जान जा रही है। तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी उमा शंकर से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उमा, हमसे जुड़ने के लिए। और इधर गाजा पर इजराइल के हमले जारी हैं। गुरुवार को इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा के जो रिफ्यूजी कैंप है वहां पर बम बरसाए। इजराइल के विमान रिहायशी इमारतों, सरकारी दफ्तरों, यूनिवर्सिटी कैंपस पर भी बम बरसा रहे हैं। फिलिस्तीन के लोगों का कहना है कि उन्होंने अब तक ऐसी बमबारी नहीं देखी थी। 4000 टन इजराइल खुद कह रहा है उसने गाजा पर बम फेंके हैं। 6000 से ज्यादा बम उसने फेंके हैं और ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से बमबारी लगातार ये जारी है। तो ये जो ऊपर से एरियल शॉट्स लिए गए हैं ये गाजा के शॉट्स हैं, जिससे कि तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से संकरी गलियां हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं और जो बमबारी है उसका असर किस तरह से पड़ा है, किस तरह से जो रिहाइश इस इलाके की हम बात करें तो घनी आबादी वाला इलाका है, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोगों पर उसका असर हुआ है और कई लोग विस्थापित हुए हैं। और इजराइल और हमास के बीच जंग हम देख रहे हैं लगातार बढ़ती चली जा रही है। इजराइल ने गाजा में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इजराइल के यरूशलेम शहर में फायरिंग हुई है। फायरिंग में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। घटनास्थल की ओर एम्बुलेंस रवाना की गई। खबर बताई जा रही है, खबरों के मुताबिक यरूशलेम में फायरिंग करने वाले हमलावर को जवाबी हमले में इजराइल की तरफ से मार गिराया गया है। तो जहां एक तरफ इजराइल लगातार हमले कर रहा है गाजा पर, वहीं इजराइल के यरूशलेम में भी यहां पर हमले की कोशिश हुई। 2 लोग घायल हुए हैं और जो बंदूकधारी है उसको बताया जा रहा है कि ढेर कर दिया गया है। इजराइल और हमास के बीच जारी जबरदस्त इस जंग के बीच इजराइल के मंत्री ने एक बड़ी चेतावनी दी है। इजराइल के मंत्री ने कहा है कि जब तक हमास इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ देता तब तक बिजली पानी गाजा के अंदर जो है वो नहीं मिलेगा। इजराइल के मंत्री के मुताबिक इजरायली नागरिकों की रिहाई होने तक पानी, बिजली की सप्लाई नहीं होगी, साथ ही फ्यूल यानी ईंधन ट्रक भी गाजा नहीं जाएगा। इजराइल पर हमले के बाद हमास के आतंकियों ने करीब 150 इजरायली और विदेशी नागरिकों का अपहरण कर रखा है, उनको बंधक बना रखा है। जवाबी कार्रवाई में 9 अक्टूबर को इजराइल ने गाजा बॉर्डर पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद 11 अक्टूबर को पूरे गाजा में बिजली सप्लाई ठप हो गई। 5 में से 3 वाटर प्लांट्स ने भी काम करना यहाँ पर बंद कर दिया था।
तो इजराइल ने जो ये हमला पलटवार किया है गाजा के अंदर, क्योंकि हमास ने जिस तरह से भयंकर आक्रमण किया था इजराइल के भीतर घुसकर, ऐसे में इजराइल के द्वारा गाजा पर जो हमला हुआ है, किस कदर से गाजा में भी तबाही हुई है, बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती। चर्चा करेंगे हमास के इजराइल पर हमले की। इस हमले ने सबको चौंका दिया क्योंकि इजराइल में काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी लोगों की जान गई। अब इजराइल की बारी है। इजराइल जो है वो पलटवार कर रहा है। हम कुछ तस्वीरों के साथ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये बर्बादी की जो तस्वीरें आ रही है वो अब जो गाजा पे जो इजरायली हमले किए जा रहे हैं उसकी कुछ तस्वीरें आपसे साझा करूंगा, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या स्थिति बदली है। ये 10 अक्टूबर 2023 की, इसी साल की 10 तारीख की, इसी महीने की तस्वीर है। हवाई हमले जो गाजा में किए गए उसके बाद ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से धुएं का उबार जो है वो उठ रहा है। ये तस्वीर जो है वो सैटेलाइट इमेज से लिया गया है, ये धुएं वाली तस्वीर है। अब इसी तस्वीर को आपको हम दिखाना चाहेंगे 5 महीने पहले किस तरह से ये तबाह हुआ। 5 महीने पहले सेम तस्वीर है, आप देखिए, और ये तस्वीर देखिए रिहायशी इलाके की। इसी तस्वीर पे जब बमबारी हुआ है, ये 5 महीने पहले 10 मई की तस्वीर है, वो 10 अक्टूबर की तस्वीर है। क्या हालात हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम दूसरी तस्वीर दिखाते हैं कि किस ढंग से जो है तबाह हुआ है, तबाही किस ढंग से हुई है। अल घरबी मस्जिद का क्षेत्र है ये देखिए, ये मस्जिद का इलाका है और यहाँ पर जो है बमबारी हुई है। उसके बाद पूरे काले निशान नजर आ रहे हैं। इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई थी यहाँ पे। अब इसी मस्जिद की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं 10 मई की। ये देखिए एक बड़े इलाके में ये मस्जिद जो है अभी आपको दिख रही होगी। ये मस्जिद है, यहाँ पे रिहायशी इलाके भी हैं और यही तस्वीर जो है ये 5 महीने पुरानी तस्वीर है और ये इसी महीने जो एयर स्ट्राइक हुई है उसकी बाद की तस्वीर है। दोनों तस्वीरों में अंतर आप साफ देख सकते हैं। एक और तस्वीर हमारे पास है, वो आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो तस्वीर है वतन कम्युनिकेशन टावर की है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हर जगह जो है धुआं दिख रहा है। ये जो टावर है, कम्युनिकेशन टावर यहीं पे था। ये टावर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और ये जो इसकी जो 5 महीने पहले की तस्वीर है वो भी आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे। ये देखिए एक और तस्वीर जो है अल साउसी मस्जिद क्षेत्र का है। ये तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हालत हुई है। यहाँ पर जो बमबारी की गई, यहाँ पर जो है काफ़ी बहुत बड़ा जो है हमला किया गया था। इसकी तस्वीर हमारे पास पुरानी तस्वीर अवेलेबल है, ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये अल साउसी मस्जिद क्षेत्र है जो है, ये इलाका जो है आप देख सकते हैं किस ढंग से ये जो है ध्वस्त कर दिया गया है। ये यहाँ पे जो बमबारी के बाद क्या हालात हुए हैं। तो ये तो कुछ तस्वीरें हैं अब जो कि आज धीरे धीरे आ रही हैं। इजराइल जो है अब किसी की भी समय इजराइल ने कहा है कि वो अपना हमला पुरजोर जारी रखेगा और जो इतना डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, ये छोटा सा क्षेत्र है, वहाँ पर किस तरह से मकाने बने हैं, किस ढंग से लोग रहते हैं और यही वजह है कि यदि यहाँ पर बमबारी की जाती है तो ये जो है कितना जो है नुकसान हो सकता है। तो इस तस्वीरों के जरिए हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि यदि इस इलाके को तबाह किया जाता है तो जो मरने वालों की संख्या है वो काफ़ी बड़ी तादाद में होगी, क्योंकि यहाँ पर घनी आबादी वाला क्षेत्र, कहा जाता है कि दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र यही है। तो ये तस्वीरें हैं, कुछ और तस्वीरें आएंगी तो आपके सामने लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तब तक मनोरंजन भारती को इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार। तो इजराइल और हमास के बीच जो जंग जारी है उसका दायरा जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। इजराइल गाजा से निकलकर जो है सीरिया तक ये आंच पहुंच गई है। इजराइल ने सीरिया के दमिश्क और एलेप्पो एयरपोर्ट पर एक साथ हवाई हमले किए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये तस्वीर जारी की गई है। आपको बता दें, इजराइल ने सीरिया के दमिश्क और एलेप्पो एयरपोर्ट पर एक साथ जो हवाई हमले किए। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इन हमलों में ईरान से आए हत्यारों को निशाना बनाए जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। सीरिया के सरकारी टीवी चैनल ने सैन्य सूत्रों के मुताबिक बताया कि इजराइल ने
2 एयरपोर्ट पर रॉकेट दागे। इजराइल के हमले में दोनों एयरपोर्ट के रनवे को यहां पर नुकसान पहुंचा है और सीरिया में उड़ाने जो फ्लाइट्स हैं उनको रोक दिया गया है। सीरिया ने एयर डिफेंस रिस्पॉन्स भी अपना लॉन्च कर दिया है अपने बचाव के लिए। दूसरी ओर इजराइल डिफेंस फोर्स गाजा में लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है। गाजा में अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल में 1200 लोगों की जान जा चुकी है। और इजराइल ने लेबनान से लगी अपनी सीमा पर भी सेना की तैनाती बढ़ा दी है। मंगलवार को दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल में रॉकेट दागे गए थे। लेबनान की सेना ने जिस लॉन्चर से रॉकेट बरामद किए थे उन्हें बरामद कर लिया गया है। इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं और दोनों के बीच कई बार युद्ध भी हुआ है। तो गाजा पट्टी में जारी हमास और इजराइल के बीच युद्ध को लेकर इजरायली सेना ने बड़ी तैयारी की है। देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जो है सेना का जत्था उसकी यहां पर तैनाती की जा रही है और 3.5 लाख से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया जा रहा है। आइए उस पर देखते हैं रिपोर्ट। हमास के खिलाफ जंग में शामिल होने के लिए इजराइल की फौज ने करीब 3,60,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाया है, जो देश के इतिहास का सबसे बड़ा सैनिक जमावड़ा है। यानी गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल की 98 लाख आबादी में से 4% लोग हथियार उठाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इजराइल की फौज में तकरीबन 1,70,000 नियमित सैनिकों के साथ 4,50,000 के आसपास रिजर्व सैनिक हैं। जमीनी ताकत के हिसाब से इजराइल के पास 2200 टैंक और 530 तोपखाने हैं। उनके पास 5 पनडुब्बियां, 49 गश्ती और तटरक्षक जहाज हैं। आसमान से लड़ाई के लिए विमान और लड़ाकू जहाज अलग से हैं। इजराइल के सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक इजराइल को जितना जबरदस्त नुकसान हुआ है उसके बाद जमीनी हमले को टालना संभव नहीं है। साथ ही जमीनी हमला हमास के लोगों को ज्यादा असरदार तरीके से मार सकता है और उनकी कमान को खत्म कर सकता है। लेकिन इजराइल की सरकार इस तरह के पहल से हिचकती दिख रही है क्योंकि इससे और नुकसान होने का खतरा लग रहा है। शहरी जंग ने इजराइल की मारक क्षमता में श्रेष्ठता को भारी नुकसान पहुंचाया है। उसका मुकाबला एक ऐसे समूह से है जिसने कई जंग लड़ी हैं और कहा जाता है कि उसको ईरान का समर्थन है। जैसे जैसे बड़े पैमाने पर जंग की आशंका बढ़ रही है, इजराइल और गाजा में आम लोगों के लिए खतरा बढ़ रहा है। इजराइल कभी भी गाजा के घने रिहायशी इलाकों में नहीं जाना चाहेगा क्योंकि वो इलाके उसके लिए तो नए होंगे, लेकिन हमास के आतंकी जरूर उसकी ताक में बैठे होंगे क्योंकि हमास के आतंकी जो हैं वो छापेमार युद्ध यानी गुरिल्ला वार के माहिर हैं। दूसरा कारण ये भी है कि कहीं भी इजराइल ये नहीं चाहेगा कि वो किसी नए बंधक संकट के परिस्थिति में दोबारा फंसे। इजराइल के सामने एक बड़ी चुनौती उन 150 बंधकों को लेकर भी है जिनको हमास के बंदूकधारियों ने गाजा में गुप्त जगहों पर रखा है। इजराइल के पड़ोस में एक मुल्क है सीरिया, जिसे शाम भी कहा जाता है, और वहां आज ईरान के विदेश मंत्री का दौरा होना था, लेकिन उनके दौरे से पहले एक हवाई बमबारी में वहां के 2 हवाई अड्डों को ध्वस्त कर दिया गया। ऐसे में शंका जताई जा रही है कि इजराइल और हमास की जंग में अब ईरान और सीरिया जैसे मुल्क भी शामिल न हो जाएं। नई दिल्ली से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में जारी युद्ध के बीच ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों को लेकर पहला विमान अब से कुछ वक्त पहले आज सुबह पहुंचा है, भारत पहुंचा है। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जो भारतीय पहुंचे हैं भारत वापस, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। तेल अवीव से ये विमान उड़ा था, पहला जत्था पहुंच चुका है जिसमें 212 भारतीय दिल्ली पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर यहाँ पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को आप देख रहे हैं, वो भारतीयों से मिले हैं, उनका स्वागत किया है। भारतीयों को सरकारी खर्चे पर इजराइल से भारत लाने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और उम्मीद करते हैं कि बाकी भारतीयों को भी जल्द लेके भारत आया जाएगा। और सुनते हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, वो क्या कह रहे हैं। It's obviously a difficult time for all those people in Israel who've been dragged into this conflict, innocent people. As you know, today is the first flight of Operation Vijay,
and this is completely in keeping with our Prime Minister's vision, Prime Minister's determination that our government, his government, will never leave any Indian behind. Any Indian anywhere in the world that finds himself or herself in harm's way, our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely, and I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely, and I think in a lot of ways we are deeply grateful to our Prime Minister and of course everybody involved, the Minister Jaishankar, the team at the External Affairs Ministry, the flight crew of this Air India flight, for making this possible, for bringing our children back home safely and soundly and back home to their loved ones. And this is certainly something that is a signature of our government, that we leave no Indian behind in harm's way. तो जाहिर सी बात है, जो लोग भारत लौटे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है। उनसे कुछ बातचीत की ऐसे ही लोगों से हमारे सहयोगी प्रशांत ने, वो सुनते हैं। इजराइल से जो नागरिक फंसे हुए हैं भारत के, उनको लेकर यहाँ भारत लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है और उसको लेकर जो पहली फ़्लाइट गई थी उससे कुछ लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ है दीपक, आपका नाम है, आप कहाँ रहते हैं इजराइल में? इजराइल में मैं सेंट्रल इजराइल में रहता हूँ, रखोत सिटी है। रखोत सिटी, वहाँ क्या आप कर रहे हैं? उस सिटी में सिचुएशन स्टिल बेटर है कंपेयर टू साउदर्न पार्ट ऑफ इजराइल, बट आई वोंट से कि इट्स अ नॉर्मल सिचुएशन। वहाँ भी नॉर्मल सिचुएशन है। ये कहाँ पर है ये सिटी? नॉर्मल सिचुएशन नहीं है जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, ये सिटी सेंट्रल इजराइल में है। सेंट्रल इजराइल में है। लाइक यस्टरडे बिफोर कमिंग हियर वी हैड 2 मिसाइल अटैक। अच्छा, सो इट्स नॉट गुड। और आप लोग तेल अवीव से आ रहे हैं? हाँ, हम तेल अवीव से, क्योंकि फ्लाइट वहाँ पे तेल अवीव से ही आती है। जी, कैसे आप लोग टच में आए, कैसे आप लोग को पता चला कि ये फ्लाइट्स आ रही है, कैसे पता चला? वहाँ पे इंडियन एम्बेसी वो सबको इन्फॉर्म करती है, वो सब हम उसके टच में हैं। तो उन्होंने ही हमें मेल आया था कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, देयर इज़ अ फ्लाइट, यू रजिस्टर फॉर इट, एंड देन वी रजिस्टर, देन वी गॉट द कंफर्मेशन टिकट, एंड देन वी जस्ट केम टू एयरपोर्ट एंड इट्स ऑल फ्री, वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग। एंड अच्छा, आप लोग को फ्री, मतलब ये पैसा नहीं लगा? नो, इट्स फ्री, इट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। या एक्चुअल में जब हम जहाँ पर थे वो सेंट्रल पार्ट है इजराइल का और उसको रिशॉन लिजियोन बोलते हैं। अच्छा, ओके। वहाँ क्या स्थिति है? हम लोग जो यहाँ देख रहे हैं विजुअल्स में, हम जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं वो जो कुछ भी है वो सब कुछ बॉर्डर्स पे है जी। सेंट्रल पार्ट में उतनी क्रिटिकल कंडीशंस नहीं थी जैसा कि हमको ये सुनने में हमेशा रेगुलर आ रहा है। जी, ठीक है। हाँ, ये है कि हमको सेवरली सायरन्स की आवाज़ें आती थी और फिर उसके बाद हम शेल्टर्स में चले जाते थे, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी हमको ये इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि हम वहाँ के जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस हैं इस कंडीशन में और इस क्रिटिकल कंडीशन में फॉलो करें। लेकिन सायरन्स बज रहे हैं और मतलब हाँ, जब इनिशियल स्टेज थी, जिस दिन का पहला अटैक है उस दिन तो सायरन बहुत सीवियरली बज रहे थे, बट उसके बाद धीरे धीरे उनकी सीवियरिटी कम होती गई। आपके जानने वाले और शहरों में रहते हैं, वहाँ क्या स्थिति है? खासकर साउथ जेरूसलम में है। जी हाँ, जेरूसलम में भी गोली में है, कुछ बीरशेवा में, कुछ आज जो लोग आए हैं वो बीरशेवा से आए हैं। जी, और आप इजराइल के किस शहर से आ रहे हैं? मैं एक इजराइल के रखोवा शहर से हूँ। जी, और वहाँ क्या हालत है? ऑब्वियस हालत तो वहाँ पर ये है कि अभी तक एयर रेड सायरन्स हैं वहाँ पर, कभी कभी आते हैं। पहले दिन तो आप लोग सब जान ही रहे हैं कि क्या सीन था, तो कंडीशन आशा करते हैं कि जल्दी बेहतर होगी। और ऐसा है कि अभी ना वहाँ के लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना हम लोग बता सकते हैं कि लड़ाई क्या मोड़ लेगी, लेकिन हाँ इतना कहेंगे कि हालात बेहतर नहीं हैं। बेहतर हालातों की सिर्फ इंसान आशा कर सकता है। आशा करते हैं कि जल्दी से शांति बहाल होगी। और मैं कहना चाहूँगा, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और अपने एम्बेसडर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि सही समय पर उन्होंने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया और हम लोग अपने देश में वापस आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगभग यही सेंटिमेंट है सबका कि जैसे ही हालात सामान्य होंगे वो चाहते हैं कि वापस लौटे। वहाँ पर जिन इलाकों में सेंट्रल इजराइल जो है वहाँ से जो लोग आ रहे हैं वहाँ पर कुछ हालात सामान्य तो नहीं हैं, लेकिन जो बॉर्डर इलाके हैं उससे स्थिति बेहतर ज़रूर है। हालांकि वहाँ पर सायरन्स बजते हैं, उनके लिए एक प्रोटोकॉल दिया हुआ है, जैसे ही सायरन बजते हैं वो बंकर्स में चले जाते हैं और एक तरह का प्रोटोकॉल है जो सबको फॉलो करना पड़ रहा है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ प्रशांत, NDTV इंडिया।